हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 15 अक्टूबर करंट अफेयर्स गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको डेली बेसिस करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएँ। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइज कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, यानी कि जो उत्तराखंड की आगामी ग्रुप सी की परीक्षाएं हैं, इनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन किया जा सकता है। ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा जो बैच डिमांडिंग में है वो आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सभी पीडीएफ्स इसी वाले बैच में मिल रही हैं। यहाँ पे इसको ज्वाइन करने से उत्तराखंड में या यूपी में या यूपीएससी में जिसकी तैयारी भी आप कर रहे हैं, वो तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो पाएगी। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके भगत सिंह जी के नाम पे रखा जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है उनका नाम भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, बस ये पूछा जा सकता है आपसे कि भगत सिंह के नाम पे कौन सा एयरपोर्ट रखा जा रहा है, इसका नाम चेंज किया जा रहा है, तो वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। आशा पारेख जी को फाल्के अवार्ड मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 2020 का, वो आशा पारेख को मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का कहना है। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी ऑन September 30। तो अवार्ड जो है वो 68th जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई है 30 सितंबर को, उस दौरान उनको मिल दिया गया है। नेक्स्ट आता है GS2 से। अब देखिए ये न्यूज़ हम कुछ टाइम पहले भी कवर कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन की न्यूज़ है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि पार्टीज़ के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जिस तरह से भी हमने पिछले दिनों देखा कि आंध्र प्रदेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो पार्टी है YSRCP, उनका कहना ये है कि जो इस टाइम पे बैठे हुए वहाँ पर प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनको लाइफ टाइम के लिए अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे ये कहना है कि जब हम एक डेमोक्रेसी के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जो देश के स्तर पर या राज्य के स्तर पर तो डेमोक्रेसी की बात कर रही है, लेकिन अपने यहाँ पर एक डेमोक्रेसी की बात ना करके एक राजशाही तंत्र की बात कर रही है कि वहाँ पर अगर एक प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने रहेंगे लाइफ टाइम तक। तो ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि पार्टीज़ को भी अपनी अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, यानी कि आंतरिक जो लोकतंत्र है वो पार्टी के अंदर भी होना चाहिए, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। आफ्टर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद नॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन ने अब ये इशू उठाया है कि पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि आंतरिक लोकतंत्र का जो मुद्दा है वो उठाया है। दो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट डज नॉट मैंडेट इंटरनल इलेक्शन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, चाहे RP एक्ट 1950 हो, चाहे RP एक्ट 1951 हो, उनके अंदर RP एक्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टीज़ को इंटरनल डेमोक्रेसी चाहिए, यानी कि पार्टीज़ में भी चुनाव होने चाहिए, जिससे कि पार्टी के जो अलग अलग पोस्ट है, प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, सेक्रेटरी का पोस्ट होता है किसी भी पार्टी का, तो उसके लिए इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा कहीं पर भी RP एक्ट के तहत नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है फॉर पार्टीज अप्लाइंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट स्टेट दैट द एप्लीकेंट शुड सबमिट अ कॉपी ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन के तहत या इलेक्शन कमीशन के अंडर कोई पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो ये कहा जाता है कि उस पार्टी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी देना है, यानी कि वो जो पार्टी है
पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरह से काम करेगी, तो उसको बताना है कि वो किस तरह से काम करेगी, यानी कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन उसको जारी करना है, पेश करना है इलेक्शन कमीशन के सामने। कमीशन डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर पार्टीज दैट फेल टू कंप्लाई विद द रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के पास ऐसी ताकतें नहीं हैं कि वो किसी भी पार्टी का पंजीकरण को रद्द कर दे, यानी ऐसी कोई पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ पार्टीज़ को रजिस्टर तो कर सकता है, लेकिन पार्टीज़ को डी रजिस्टर करने की ताकत इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। दो इट हैज़ आस्क्ड द लॉ मिनिस्ट्री फॉर द पावर टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द पास्ट, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बार बार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो लॉ मंत्रालय है, कानून मंत्रालय है, उसके अंडर आता है, तो हमेशा से वो कानून मंत्रालय से कहता आया है कि उसको ये पावर दी जानी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो डी रजिस्टर भी कर सके जो पार्टीज़ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। अब यहाँ पे बात ये आती है कि एक इलेक्शन कमीशन जो कि अपने आप में इतनी बड़ी संस्था है, पूरे देश में चुनाव करवाती है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, या राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव हो, और वो अगर किसी सरकार के अंडर रहेगा तो वो सरकार, जब वो किसी सरकार के अंडर है यानी कि लॉ मंत्रालय के अंडर है, तो लॉ मंत्रालय किस तरह से उसको ये पावर दे देगा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डी रजिस्टर कर दे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपने आप में स्वायत्त है, यानी कि वो फंडामेंटल है, यानी कि उसके ऊपर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी मंत्रालय है, कोई भी सरकार हो, जिस तरह से वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसी प्रकार से आज़ादी इलेक्शन कमीशन को भी मिलनी चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जितना भी खर्चा है वो सीधे सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है, उस तरह से इलेक्शन कमीशन का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, यानी कि जो भारत की संचित निधि है, उसके ऊपर चार्ज नहीं किया जाता। यानी इलेक्शन कमीशन को अगर कुछ भी खर्चा करना है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, तभी उसको पैसा मिलेगा, और जब उसको पैसा मिलेगा तो वो अपना काम कर पाएगा। यानी कि पूरे देश भर में जो पूरी मशीनरी है उसको इलेक्ट करने वाली बॉडी अपने फाइनेंसिस के लिए अगर आज़ाद नहीं है तो वो किस तरह से काम करेगी, ये विचारणीय एक विषय है। यहाँ पर ये कदम उठाना चाहिए, सरकार को भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो उसका खर्चा वो खुद उठा सकती है। यूपीएससी अपना खर्चा खुद उठाती है। अपना खर्चा खुद उठाने का मतलब ये है कि यानी कि यूपीएससी आज़ाद है, स्वतंत्र है, उसका जो भी खर्चा होता है वो सीधे सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। उसी हिसाब से या उसी प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसका खर्चा भी सीधे सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आना चाहिए, उसको किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो इट हैज़ आज द लॉ मिनिस्ट्री, लेकिन इसका जो प्रपोजल है अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रपोजल है वो अब तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है यूएई ने एग्री किया है टू सप्लाई जर्मनी विद मच नीडेड गैस एंड डीजल। तो यूएई ने अब ये एग्री कर दिया है जर्मनी से, क्योंकि जो तेल या जो गैस या जो डीजल रशिया से मिल रहा था, अब रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चक्कर में यूरोपियन यूनियन ने उनके तेल पर या उनके गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि वो नहीं दे सकते, रशिया नहीं दे सकता, या जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वो नहीं लेंगे वहाँ से। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सर्दियों में गैस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने घरों को हीटअप करके रखते हैं। तो इसलिए वहाँ पर अब बात की जा रही है कि जो गैस और डीजल की रिक्वायरमेंट है वो जर्मनी की यूएई पूरा करेगा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और जर्मन चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने विटनेस किया है साइनिंग ऑफ अ न्यू एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री एक्सीलेटर एग्रीमेंट इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएगी जर्मनी की यूएई के द्वारा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। देखिए, भारत के महान्यायवादी अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन होते हैं, क्या काम होता है उनका, किस आर्टिकल के तहत आते हैं, ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सीनियर एडवोकेट हैं आर वेंकट रमनी, उनको अपॉइंट किया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इससे पहले के वेणुगोपाल थे, वो काफ़ी ज़्यादा एज के हो गए थे, 91 ईयर्स ओल्ड हो गए थे। तो वो 91 ईयर्स के ओल्ड हो गए थे, उनका टेन्योर 2 या 3 बार बढ़ा भी जा चुका था। यानी कि अब उनका कहना ये था कि उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि 91 ईयर ओल्ड के पर्सन, ऑब्वियस सी बात है, आपको लगता है, कोई भी समझ सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एज के हो गए हैं, और इस दौरान गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग संभालना, गवर्नमेंट का पक्ष रखना,
सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, पूरे देश भर में एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए थोड़ा सा यंग पर्सन की ज़रूरत है। यंग मतलब ये है कि एक्सपीरियंस पर्सन हो, लेकिन एज कंपैरिजन टू के वेणुगोपाल वो थोड़े से यंग होने चाहिए। तो इसीलिए के वेणुगोपाल को हटाकर अब आर वेंकटरमणी को लगाया गया है भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। The term of the incumbent Attorney General K. Venugopal ends on September 30. He is 91 years old and on his third extension. तीसरी बार उनका टर्म को एक्सटेंड किया गया है। इतना अच्छा काम उन्होंने किया है कि सरकार बार बार उन्हीं को जा रही थी, कि वो अभी भी कह रही थी सरकार उनको कि आप अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिए। तो हु इज़ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अगर बात करें तो कौन होता है भारत का महान्यायवादी, या क्या काम होता है उसका, वो समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो भारत के संविधान में अटॉर्नी जनरल की एक स्पेशल पोजीशन है। अगर मान लेते हैं, अगर हम देखते हैं, जब भी आप कुछ इस तरह से समझें, जब भी हम ये पढ़ते हैं कि केस हो रहा है, जैसे मान लेते हैं एक केस होता है कि मान लेते हैं एस.सी. बच्चन, ऐसे मान लेते हैं एस.सी. बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अगर ये यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार से कौन पर्सन जाएगा जो कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा केंद्र सरकार को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एम्पावर किया है केंद्र सरकार को कि वो अपने लिए एक अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकता है। इसी प्रकार से राज्य के अंदर एक एडवोकेट जनरल अपॉइंट होता है। ये अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राज्य में होता है, अटॉर्नी जनरल केंद्र में होता है। तो ये अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है कि पूरे भारत की किसी भी कोर्ट में उसके पास पावर होती है कि वो राज्य केंद्र सरकार को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी केस होता है या केंद्र सरकार का कहीं पे भी जवाबदेही होती है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब देगा वो कौन देगा? अटॉर्नी जनरल देगा। द अटॉर्नी जनरल इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का पहला लॉ ऑफिसर होता है एंड हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अटॉर्नी जनरल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा, वो भारत की किसी भी कोर्ट में, चाहे वो छोटी से छोटी जिला एवं सत्र न्यायालय क्यों ना हो, चाहे छोटा कोर्ट हो चाहे बड़ा कोर्ट हो, सभी जगह पे वो रिप्रेजेंट कर सकता है भारत सरकार को। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है, महान्यायवादी की ड्यूटी है कि वो भारत सरकार को एडवाइस करे अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म अदर सच द ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे जैसे उनको काम बताते रहेंगे अटॉर्नी जनरल को, वैसे वैसे वो काम करते रहेंगे। प्रेसिडेंट यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सरकार होती है वो भी राष्ट्रपति की सरकार होती है। द अटॉर्नी जनरल इज ऑल्सो सपोज्ड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आर्टिकल 88 भी ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, उसी प्रकार से अटॉर्नी जनरल के पास ये भी पावर है कि अटॉर्नी जनरल जो संसद है, संसद की जो दोनों हाउसेस की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, चाहे वो लोकसभा की हो राज्यसभा की हो, बिना वोट के वहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स में बोल सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं और बोलने की भी उनके पास पावर है। एक तो उनके पास वोट देने की पावर उसके अंदर नहीं होगी। वोट देने की पावर इसलिए नहीं होती क्योंकि वो ना तो लोकसभा के मेंबर होते ना राज्यसभा के मेंबर होते। वोट सिर्फ वही कर सकता है जो एक एमपी होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, या तो लोकसभा का मेंबर होता है या फिर राज्यसभा का मेंबर होता है, वही व्यक्ति वोट कर सकता है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल मेंबर नहीं होते हैं इसलिए वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स में पूरा साथ दे सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, और लोकसभा में कुछ भी बोलना हो, राज्यसभा में कुछ भी बोलना हो तो वहाँ पर वो बोल सकते हैं। तो राइट टू स्पीक उनके पास बोलने का अधिकार है। अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। मान लेते हैं अगर कोई जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा की राज्यसभा की, तो वहाँ पर भी वो बैठ सकते हैं, संयुक्त जब मीटिंग होती है। एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट अगर कोई कमेटी बनाता है, संसद अगर कोई कमेटी बनाती है, तो उस कमेटी के, उस समिति के सदस्य भी हो सकते हैं जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, और वहाँ पर भी वो अपना बोलने का अधिकार रखते हैं। वो अलग बात है कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, लेकिन बोलने का अधिकार उनको सभी जगह पे रहेगा।
ही शेल नॉट बी वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द हाउस। अब यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, बस यही अधिकार नहीं होगा, बाकी वो वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। ऑल्सो द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज नॉट लाइक द अटॉर्नी जनरल फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। उनका कहना यह है कि जो अटॉर्नी जनरल है भारत का वो इंग्लैंड, वेल्स के या यूएस के अटॉर्नी जनरल जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवती होता है, वो कैबिनेट का मेंबर होता है। भारत में ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हु कैन बिकम, अब कौन बन सकता है अटॉर्नी जनरल? अगर हम देखें तो भारत का महान्यायवादी कौन बन सकता है, तो आर्टिकल 76 ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहली बात तो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फ्रॉम अमंग पर्सन्स हु आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी वही पर्सन को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट जिस पर्सन को किया जा सकता है, उसी पर्सन को आप अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। आर्टिकल 76 क्लॉज 4 सेज द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि प्रेसिडेंट ही उनको टेन्योर बताएंगे। मान लेते हैं अभी जैसे 3 साल का टेन्योर बताया है, अगर वो टेन्योर चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उनका टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है। और उनको जो सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगा, वो जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे अपॉइंटमेंट करने के टाइम पे, उसी टाइम पे उनको रेम्यूनरेशन भी उनका डिसाइड हो जाएगा। द पोस्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट ज्यूरिस्ट्स इन इंडियाज हिस्ट्री। तो भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे फाइनेस्ट ज्यूरिस्ट रहे हैं भारत में, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल की पोस्ट संभाली है। तो पहले 2 इनकम्बेंट थे, वो थे MC स्टालवार्ड और CK टैपथेरी। तो ये जो थे फर्स्ट 2 पर्सन्स थे। सोली सोराबजी बहुत ही शानदार अटॉर्नी जनरल रहे हैं, अपने नाम में लॉयर रहे हैं, तो उन्होंने भी अटॉर्नी जनरल की पोस्ट को 2 बार सर्व किया है और अभी कुछ टाइम पहले उनकी मृत्यु हुई है 1989 टू 1990 व्हेन VP सिंह और चंद्रशेखर वर प्राइम मिनिस्टर। तो VP सिंह और चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर्स थे, प्रधानमंत्री थे, उसी दौरान सोली सोराबजी जो थे वो अटॉर्नी जनरल रहे भारत के। फ्रॉम 1998 2004 अंडर अटल बिहारी वाजपेयी और 1998 और 2004 के बीच में वो भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। मिलन के बैनर्जी ये भी अटॉर्नी जनरल 2 बार रहे हैं, 92 से लेकर 96 तक PV नरसिम्हा राव के दौरान, और 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थे उस दौरान। मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल रहे 2014 से 2017 तक, और उसके बाद फिर वेणुगोपाल ने ले लिया टेन्योर। आप देख सकते हैं वेणुगोपाल जो है 2017 से लेकर 2022 तक इन्होंने सर्व किया है 5 साल। और अब वापस से एक बार बीच में बात आ रही थी कि मुकुल रोहतगी को लाया जाएगा, लेकिन मुकुल रोहतगी को नहीं लाया गया, उनकी जगह R वेंकट रमनी को लाया गया। नेक्स्ट आता है क्यूबा से न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन से। अगर हम देखें तो क्यूबा और भारत के बीच में बात चल सकती है कि क्यूबा ग्रांट्स नोड टू सेम सेक्स मैरिज इन अनयूजुअल रेफरेंडम। वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, और उसमें सेम सेक्स मैरिज को उन्होंने नोट दे दी है, यानी कि उसको मंजूरी दे दी है। क्यूबन्स हैव अप्रूव्ड अ स्वीपिंग फैमिली लॉ कोड दैट वुड अलाउ सेम सेक्स कपल्स टू मैरी। यानी जो सेम सेक्स कपल्स हैं, यानी कि चाहे वो मेल मेल हो या फिर फीमेल फीमेल हो, कि वो शादी कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं और चिल्ड्रन को यानी कि बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से अगर हम एनर्जी रिलेटेड न्यूज़ देखें तो एनर्जी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है कि मोबाइल फ्यूल डिस्पेंसर्स गेन पॉपुलैरिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मोबाइल फ्यूल डिस्पेंसर्स हैं, यानी कि इस तरह से समझिए जिस तरह से हम नॉर्मली पेट्रोल पंप्स देखते हैं जो कि रोड साइड पर होते हैं, यानी कि सड़कों के किनारे जो पेट्रोल पंप लगाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से पेट्रोल पंप्स ना होकर ऐसे भी पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कुछ मोबाइल डिस्पेंसर्स कर दिए हैं। मोबाइल डिस्पेंसर्स का मतलब क्या है कि एक बड़ी गाड़ी होगी, वहाँ पर पेट्रोल पंप का मीटर लगा हुआ होगा और उससे आपकी मोटरसाइकिल में या आपकी बाइक में, आपकी कार में तेल डल जाएगा, और उसके बाद वो जो गाड़ी है उसको हम कहीं और भी लेके जा सकते हैं और वहाँ भी लोगों के द्वारा तेल उसमें डलवाया जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ मोर डीजल वेंडिंग मोबाइल बाउजर्स देन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स का ये कहना है। यानी कि मोबाइल बाउजर्स का मतलब ये हुआ कि जो तेल डालने वाली मशीन है वो मोबाइल है, यानी कि वो चल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है।
द नेशंस लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने मार्च 2018 में डोर टू डोर डीजल डिलीवरी सर्विस पुणे में स्टार्ट की थी। द डीजल डिस्पेंसिंग ट्रक्स आर अप्रूव्ड बाय द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो पीसो ऑर्गेनाइजेशन है MOPNG के अंदर जो आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यानी कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो मंत्रालय है उसके अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन आती है, संगठन आता है, उसके द्वारा ये अप्रूव किया गया है। दीज डीजल आउटलेट्स ऑन व्हील्स, अब देखिए ये डीजल आउटलेट्स ऑन व्हील्स हुए विच वी कॉल मोबाइल बाउजर्स, आर गेनिंग पॉपुलैरिटी अक्रॉस द कंट्री बट नॉट एट द रेट सीन इन द नॉर्थ ईस्ट। धीरे धीरे पूरे देश भर में ये जो उनकी जो अगर हम कहें कि इनकी जो ख्याति है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इस रेट से ये नॉर्थ ईस्ट में इनकी तरक्की हो रही है वो रेट पूरे भारत में नहीं देखा गया। नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी भी डेवलपमेंट की कुछ कमी है अगर हम देखें, और वहाँ पर इतना ओपन एरिया नहीं है जितना कि ग्रेट प्लेन्स में है, उत्तराखंड में है या यूपी में है, बिहार में है, तो वहाँ पर इतना अभी नहीं है डेवलपमेंट। तो इसलिए वहाँ पे जो पेट्रोल डलवाने के लिए या डीजल डलवाने के लिए जो पेट्रोल पंप्स हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हैं। तो वहाँ पर मोबाइल वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं जिससे कि वहाँ पर आप इजीली तेल डलवा सकें कहीं पर भी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया करेंटली हैज़ 43 मोबाइल बाउजर्स सर्विंग रिमोट एरियाज़। तो जो नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज़ हैं यानी दूर दराज के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर 43 मोबाइल बाउजर्स ऐसे हैं, मोबाइल बॉलर ऐसे हैं जहाँ से डीजल या पेट्रोल आप डलवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है चंडीगढ़ से न्यूज़ आ रही है कि चंडीगढ़ प्लान्स टू एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ावा किस तरह से दिया जाए, चंडीगढ़ उस चीज़ पे, उस स्कीम पे काम कर रहा है। चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 सीक्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है 2022 की, उसमें कहना ये है उनका कि हमें फॉसिल फ्यूल पे यानी कि पेट्रोल पे, डीजल पे चलने वाले जो वाहन हैं उनको हमें कम करना है और जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं उनको हमें बढ़ाना है, विच कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द राइजिंग पर्टिकुलेट एयर पोल्यूशन इन द यूनियन टेरिटरी। वो अपने आप को एक मॉडल EV सिटी यानी कि मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में देखना चाहता है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का एम है वन ऑफ द हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ जीरो एमिशन व्हीकल्स। तो उनका एम ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ीरो एमिशन यानी कि जहाँ से कोई भी उत्सर्जन ना होता हो, जैसे कि जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं उनकी सबसे ज़्यादा मात्रा चंडीगढ़ में होनी चाहिए। ये चंडीगढ़ प्रशासन की कोशिश है। अमंग ऑल इंडियन सिटीज़ बाय द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल का पॉलिसी पीरियड है, 2022 से 2027 तक की पॉलिसी रहेगी। इसकी कोशिश ये है इस पॉलिसी की कि सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो वो चंडीगढ़ में हो या पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में रहे, ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट आता है सेंटर्स पुश फॉर नाविक सिस्टम। देखिए नाविक सिस्टम जो है ये नया सिस्टम है और इसको भारत ने बनाया है। जिस प्रकार से USA का GPS है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स में, ओला हो, उबर हो, जितनी भी मोबाइल ऐप एग्रीगेटर टैग, जितनी भी कैब्स हैं जो हम लेते हैं वो सब लोग GPS का इस्तेमाल करते हैं। GPS पे अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने नाविक सिस्टम बनाया। इसका नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो इसके ऊपर निर्भरता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार द्वारा, और ये कहना है कि जो लोग नाविक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से स्मार्टफोन उनको एक ऐसी सड़क पे ले जाते हैं जो कि अननोन है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत सारे लूप होल्स हैं, GPS भी अभी कभी कभी गलती कर देता है और नाविक तो अभी बहुत नया सिस्टम है, ये भी अभी बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है और आप गलत रोड पे पहुंच जाते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इज़ पुशिंग टेक जायंट्स टू मेक स्मार्टफोन्स कंपैटिबल विद इट्स होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम। अब इंडियन कंपनीज़ या भारत सरकार ये कह रही है कंपनीज़ को जो भारत में फ़ोन बना रहे हैं या भारत से बाहर भी फ़ोन बना रहे हैं और भारत के अंदर ला रहे हैं कि आप अपने फ़ोन में ऐसे डिवाइसेस, ऐसा हार्डवेयर इंस्टॉल कीजिए जिससे कि जैसे वो फ़ोन GPS का काम करता है, GPS के थ्रू काम कर लेता है, वो भारत के नाविक सिस्टम के थ्रू भी काम कर पाए। अगर वो नाविक सिस्टम के थ्रू काम नहीं करेगा तो उस फ़ोन को लॉन्च नहीं होने दिया जाएगा, ये कहना है भारत सरकार का। चाहे वो सैमसंग हो, शियोमी हो, एप्पल हो, सभी को ये कहा जा रहा है। और इससे इन कंपनीज का कहना ये है कि नया हार्डवेयर लगाने से इन डिवाइसेस की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्राइव फॉर सेल्फ रिलायंस, इंडिया हैज़ ओवर द ईयर्स एक्सपेंडेड द यूज़ ऑफ इट्स रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये भारत का जो
रीजनल क्षेत्रीय जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसका यूज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत इन सब चीज़ों में आत्मनिर्भर बने। द यूनियन गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सिस्टम। भारत सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि हम फॉरेन के सिस्टम्स पे, जो दूसरे देशों के जो सिस्टम हैं उन पर डिपेंडेंट कम रहें और अपने देश के सिस्टम पे डिपेंडेंट हों। क्योंकि ये इस तरह इसलिए भी ज़रूरी है, आप इसको इस तरह से समझिए। मान लेते हैं आपदा के दौरान या फिर युद्ध के दौरान अगर हमें मान लेते हैं जीपीएस की रिक्वायरमेंट है या हमें नेविगेशन की रिक्वायरमेंट है, और अगर यूएसए ने जीपीएस सिस्टम की सर्विस हमें देने से मना कर दिया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपना जीपीएस सिस्टम, जीपीएस जैसा सिस्टम, जैसे कि नाविक हमने बनाया, अगर हम ऐसा नाविक वाला सिस्टम अपना बहुत ज़्यादा मजबूत कर ले तो हमें चाहे इमरजेंसी के दौरान हो, चाहे डिज़ास्टर आया हो, चाहे युद्ध के अंदर अगर हम बात करें, बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी हमारा खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है वो काम कर सकता है। हमको किसी दूसरे देश के नेविगेशन सिस्टम पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस एंड सेज नाविक प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डोमेस्टिक नेविगेशन दैट इट्स यूज़ वुड बेनिफिट द इकोनॉमी। चाइना हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, रशिया हो, सब ने अपने अपने जो नेविगेशन सिस्टम है वो बना रखे हैं जो कि जीपीएस के टक्कर के हैं। चाहे ग्लोनास हो, चाहे बिडू हो, चाइना ने बिडू बना रखा है, तो सब ने अपने अपने जो नेविगेशन सिस्टम है वो बना रखे हैं। ऑपरेशनल सिंस 2018 नाविक अपटेक इज़ मिनिमल। लेकिन 2018 से ये चालू है, 4 साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन नाविक अभी भी लोगों को पता ही नहीं है। इट इज़ मैंडेटेड इन पब्लिक व्हीकल लोकेशन ट्रैकर्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको पब्लिक व्हीकल लोकेशन ट्रैकर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाना मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन लोगों को अभी इसके बारे में इतनी नॉलेज ही नहीं है। अगर नेविगेशन की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग गूगल मैप्स के ऊपर ही जाता है, जो कि अपने आप में यूएस बेस्ड कंपनी है, यानी कि जीपीएस के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट आता है पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन, यानी भारत को डेस्टिनेशन बनाने की बात की जा रही है। टूरिज़्म कैसे बढ़ाया जाए भारत में, टूरिज़्म को लेके, जिससे कि इकनॉमी बहुत ज़्यादा रिवाइव कर सकती है, बहुत अच्छी इकनॉमी होती है टूरिज़्म की, तो उसको लेकर एक मीटिंग भी की गई है और उसके ऊपर बात की जा रही है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। धौलाधार रेंजेस इन द हिमालयाज वर द सेटिंग फॉर अ गैदरिंग ऑफ स्टेट टूरिज़्म मिनिस्टर्स। तो जो हर राज्य के जो स्टेट के जो पर्यटन मंत्री हैं, टूरिज़्म मिनिस्टर्स हैं, तो धौलाधार रेंजेस जो है हिमालयाज में, वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई है। अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग टू डिस्कस, डिबेट, डेलिबरेट ऑन मोड्स एंड मैकेनिज्म टू डेवलप टूरिज्म इन इंडिया। यानी किस तरह से हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे डिबेट्स भी होंगी और डेलिबरेटली ये भी देखा जाएगा कि क्या तरीके हो सकते हैं और क्या मैकेनिज़्म है जिससे कि भारत में टूरिज़्म को डेवलप किया जा सके, यानी कि भारत के अंदर टूरिज़्म को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उस सब के ऊपर चर्चा की जाएगी। मिनिस्टर्स ब्रेन स्टॉर्म्ड फॉर 3 days को डेवलपिंग द धर्मशाला डिक्लेरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि धर्मशाला डिक्लेरेशन अभी न्यूज़ में रहा, ये किस चीज़ के लिए न्यूज़ में था? धर्मशाला डिक्लेरेशन न्यूज़ में था किस चीज़ के लिए? टूरिज़्म के लिए। ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच विच एनेबल्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ साइलोज एंड एनकरेजिंग सिनर्जीज अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट कॉरिडोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और जो धर्मशाला एग्रीमेंट है या धर्मशाला डिक्लेरेशन है, उसका एम है टू रिकॉग्नाइज इंडियाज़ रोल इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स ग्लोबल टूरिज्म, कि ग्लोबल टूरिज्म को हम किस तरह से बढ़ावा दें। तो उसका जो एम है धर्मशाला डिक्लेरेशन का वो ये भी है, एज वेल एज फोकसिंग ऑन रिकवरी बाय ऑल्सो प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म। हम डोमेस्टिक टूरिज्म को, यानी कि भारत का जो खुद का टूरिज्म है, अंदर का टूरिज्म है, सबका कहना ये है, भारत सरकार का कहना ये है कि पहले आप भारत तो घूमो, उसके बाद आप बाहर घूमना। 2019 में मिस्टर मोदी ने, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने अर्ज किया था एवरी इंडियन से कि हु कुड अफोर्ड टू ट्रैवल, यानी कि जो ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं पर्सन, वो कम से कम 2022 के अंदर 15 लोकेशंस को विज़िट करें भारत की और डिस्कवर करें देश को। यानी कि उनका कहना ये था, अगर बहुत से लोग अगर इस बात को मानेंगे और 15 लोकेशंस भी डिस्कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके वजह से क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस ऐसी हैं जो लोग कवर करेंगे और इससे इकनॉमी रिवाइव होगी और बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत से लोगों का रोज़गार चलेगा। अब नाविक सिस्टम को देखते हैं। नाविक सिस्टम जिस पे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, अब नाविक सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये जो भारत का खुद का बनाया हुआ ऑल्टरनेटिव है जीपीएस का, ये क्या चीज़ है।
तो इंडियन गवर्नमेंट इस पुशिंग स्मार्टफोन मेकर्स, हमने देख लिया है कि स्मार्टफोन मेकर्स को कहा जा रहा है कि भाई आप इसको अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल करिए इसका हार्डवेयर, जिससे कि अगले साल से या आने वाले टाइम से जीपीएस की जगह जो भारतीय हैं वो नाविक को यूज़ करना शुरू करें। तो नाविक क्या है? नाविक है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको किसने डेवलप किया है? इसरो ने डेवलप किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। नाविक वाज ओरिजिनली अप्रूव्ड इन 2006। अब देखिए बहुत साल पहले 2006 में, आज से करीब करीब आप मान सकते हैं 16 साल पहले इसको अप्रूव किया गया था $174 मिलियन की कॉस्ट पर। इसको ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 2011 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये 2018 में आने के बाद ऑपरेशनल हुआ, जिस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है। नाविक कंसिस्ट ऑफ 8 सैटेलाइट्स। भारत के ऊपर 8 सैटेलाइट्स लगाई गई हैं जो भारत का पूरा लैंड मास को कवर करती है। साथ ही साथ भारत की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर चारों तरफ अगर हम देखें कि ये भारत है, तो भारत से 1500 किलोमीटर दूर चारों तरफ अगर हम देखें तो चारों तरफ 1500 किलोमीटर दूरी तक नाविक सिस्टम कवर करता है। यानी कि नेपाल हो, चाहे भूटान हो, बांग्लादेश हो या नीचे श्रीलंका हो, तो ये छोटे छोटे जो देश हैं चारों तरफ भारत के, इन सभी देशों को भी हेल्प मिल सकती है भारत के नाविक सिस्टम से। करंटली नाविक यूज इज़ लिमिटेड। अभी नाविक का यूज़ लिमिटेड है। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग इन इंडिया। पब्लिक व्हीकल की जो ट्रैकिंग है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है हाल फिलहाल में। इमरजेंसी वार्निंग देने के लिए फिशरमैन को, यानी कि जो मछुआरे समुद्र के अंदर जाते हैं, तो उनको अभी जो इमरजेंसी वार्निंग है वो देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वेयर देर इज़ नो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कनेक्टिविटी। अगर हम डीप सी में जाएंगे, अगर गहरे समुद्र में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको वैसे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे जैसे हम धरती पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर नाविक सिस्टम ही वहाँ पे हेल्पफुल है। तो नाविक को अगर हम कंपेयर करें तो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है सर्विसेबल एरिया पे। जीपीएस पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन नाविक सिर्फ भारत में है। तो जीपीएस केटर्स टू यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब। पूरे दुनिया में जीपीएस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जीपीएस का इतना तगड़ा नेटवर्क है। उसकी जब अगर हम देखें, इट्स सैटेलाइट्स सर्कल द अर्थ ट्वाइस अ डे। इसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो धरती को एक दिन में 2 बार पूरा इसका धरती का चक्कर लगाती हैं। जबकि नाविक अगर हम देखें तो नाविक सिर्फ भारत के लिए है, या उसके आसपास का जो 1500 किलोमीटर का क्षेत्र है सिर्फ उसी को कवर करता है। जीपीएस, देयर आर 3 मोर नेविगेशन सिस्टम्स दैट हैव ग्लोबल कवरेज। अब देखिए जिस तरह से जीपीएस का ग्लोबल कवरेज है, पूरे भारत में कवरेज है, पूरी दुनिया में कवरेज है, कुछ उसी प्रकार से और 3 देशों के जो नेविगेशन सिस्टम है उनका और जगह पे कवरेज है। किस किस का है अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, रशिया का ग्लोनास है और चाइना का बीडू है। तो ये अलग अलग देशों के अपने अपने नेविगेशन सिस्टम हैं, इनका भी ग्लोबल कवरेज है। ये बात आपको समझनी होगी। QZSS यानी कि क्विंट जेनिथ जो है, ये एक ऑपरेशनल है किसके द्वारा? जापान के द्वारा। इज़ अनदर रीजनल नेविगेशन सिस्टम कवरिंग एशिया ओशेनिया विद अ फोकस ऑन जापान। तो इसका फोकस QZSS का फोकस जापान पे है और थोड़ा आसपास का क्षेत्र भी ये कवर करता है। India's 2021 satellite navigation draft policy stated the government will work towards expanding the coverage from regional to global। तो भारत की जो 2021 की सैटेलाइट नेविगेशन ड्राफ्ट पॉलिसी आई, यानी कि उपग्रह नेविगेशन मसौदा नीति जो आई, उसका कहना ये था कि धीरे धीरे हम रीजनल से, यानी कि जो हम अभी क्षेत्रीय हैं, उससे हम ग्लोबल लेवल पे यानी कि वैश्विक स्तर पर जाएंगे। अब बात यही आती है कि भारत नाविक को प्रमोट क्यों कर रहा है। इंडिया का कहना यह है कि नाविक इज़ कंसीव्ड विद द एम ऑफ रिमूविंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम। सबसे पहली बात तो यही है कि हम जो विदेशी सैटेलाइट सिस्टम है उन पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जीपीएस पर डिपेंडेंट हैं, तो हम जीपीएस से अपनी डिपेंडेंस को, अपनी निर्भरता को कम करें और भारत का खुद का बनाया हुआ जो नाविक सिस्टम है उस पर डिपेंड हो, जिससे कि स्ट्रेटजिक सेक्टर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस है, मिलिट्री है, आर्मी है, या आप कहेंगे कि इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ जैसी सिचुएशन है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, इन सब जगहों पे जहाँ पर जीपीएस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, या जीपीएस ना बोल के नेविगेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम जीपीएस पे ना डिपेंड होकर नाविक पे डिपेंड हो। रिलाइंग ऑन सिस्टम्स लाइक जीपीएस एंड ग्लोनास मे नॉट ऑलवेज बी रिलायबल। तो चाहे हम जीपीएस पे या ग्लोनास पे डिपेंड होना हमेशा सही नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये देश की जो सर्विसेज हैं वो भारत को किसी समय पे देने के लिए मना कर दें। इंडिया का कहना ये है कि दोज आर ऑपरेटेड बाय द डिफेंस एजेंसीज ऑफ रेस्पेक्टिव नेशंस। ये जितनी भी नेविगेशन सिस्टम है ये सभी देशों के
जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बनाया था अपने लिए। वो अलग बात है कि धीरे धीरे इनका सिविलियन यूज़ बढ़ने लगा। जिस तरह से जीपीएस है, जीपीएस को यूएस डिफेंस ने बनाया, उसी प्रकार से ग्लोनास को वहाँ के डिफेंस ने बनाया, रशिया के डिफेंस ने बनाया। तो सबको उस देश की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है। जिस तरह से भारत में नाविक को इसरो ने बनाया, जो कि अपना अपने डिफेंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप देख सकते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस डिफेंस के लिए इसको बनाती हैं। वो अलग बात है कि धीरे धीरे उसको हम सिविलियन यूज़ के लिए भी निकाल देते हैं, आम नागरिक के लिए यूज़ के लिए भी निकाल देते हैं। नाविक इज़ एन इंडिजिनस पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज़ अंडर इंडियन कंट्रोल। ये अच्छी बात है, ये भारतीय कंट्रोल में है। देर इज़ नो रिस्क ऑफ द सर्विस बीइंग विड्रॉन। ऐसी कोई डर नहीं रहेगा कि भाई नाविक की सर्विस हटा दी गई है, क्योंकि जीपीएस तो हो सकता है अगर यूएसए ने मना कर दिया तो भारत में जीपीएस का यूज़ रुक सकता है, लेकिन नाविक का यूज़ रुकना नहीं होगा, क्योंकि नाविक को भारत सरकार खुद कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट आता है चींटियों की पॉपुलेशन कितनी है भारत में, उसकी बात की जा रही है कि चींटियों की पॉपुलेशन गिनने की। तो 20 क्वाड्रिलियन ये नंबर ऑफ आंट्स हो सकती हैं जो धरती पर रहती हैं। ये एक रिसर्च बताती है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबुर्ग इन जर्मनी ने की है। इनका कहना ये है कि दुनिया की जो एंट्स हैं, चींटियाँ हैं, उनका जो वज़न है अगर हम उसको देखें तो वो लगभग ड्राई कार्बन का 12 मिलियन टन होगा। यानी कि जो ह्यूमंस का वेट है उसका 1/5 होगा। यानी अगर ह्यूमन का वेट 100 किलो है पूरी धरती पे, तो 20 किलो वजन उसमें से, या 20 किलो वजन चींटियों का है, ये मान सकते हैं हम इतना। यानी कि दुनिया भर में इतनी चींटियाँ हैं। नेक्स्ट आता है 23 IITs जॉइन हैंड्स फॉर मेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेयर टू बी हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर को ये फेयर हुआ है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। 23 IIT ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। एज मैनी एज 23 IITs इन द कंट्री विल कम टुगेदर फॉर अ मेगा फेयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो 14 से 15 अक्टूबर के बीच में होगा। एम है टू इनकलकेट इनोवेशन ड्रिवन आउटलुक, कि हमें इनोवेशन यानी कि नवाचार के ऊपर हमें काम करना है। एंड एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज़, और जो कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो अफोर्डेबल हो यानी कि लोगों के पॉकेट में आती हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर हमें काम करना है जो कि अपना में मेक इन इंडिया होंगी, यानी कि भारत में निर्मित होगी, और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत आएंगी। द R&D फेयर कॉल्ड iInventive, इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, IIT की जैसे बना दिया गया इसको iInventive। तो ये पूछ सकता है आपसे कि ये क्या चीज़ है। तो इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारत की आज़ादी को जो 75 साल हो गए हैं उसकी कॉमेमोरेंस में भी इसको मनाया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन वर्क बाय द IITs, फेयर विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू एक्सप्लोर एवेन्यूज़ फॉर कोलैबोरेशन। तो IITs जो हैं इस चीज़ पे भी ध्यान देंगी कि अलग अलग कंपनीज़ कोलैबोरेशन करें और इसके साथ अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को मैन्युफैक्चर करें, बनाएं, तो उन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, और 27 सितंबर के दिन को हम 1980 से वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बात ये आती है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला सवाल ये है कि भाई 27 सितंबर को क्यों मनाया जा रहा है वर्ल्ड टूरिज्म डे। उसका आंसर ये है, द डेट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द स्टैच्यूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन 1970। तो 1970 में जिस दिन ये स्टैच्यूट अपनाया गया था टूरिज़्म के लिए, 10 साल बाद 1980 से 27 सितंबर को ही इसको मनाने लगे हैं। सेकंड आता है, विच एशियन नेशन इज़ दिस ईयर्स होस्ट कंट्री और व्हाट इज़ द थीम फॉर 2022। 2022 का थीम क्या है टूरिज़्म का, और 2022 का जो वर्ल्ड टूरिज़्म डे है इसका होस्ट कंट्री कौन है, तो वो है इंडोनेशिया, और थीम है रीथिंकिंग टूरिज़्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं तो आपको बताना है कि AR रहमान और एक्टर संजय दत्त जो हैं वो किस नॉर्थ ईस्ट राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो AR रहमान रिप्रेजेंट करते हैं सिक्किम को, और संजय दत्त करते हैं अरुणाचल प्रदेश को। फिर आता है, इन विच टूरिस्ट ट्रेन आर यू ट्रैवलिंग इफ द कोचेज आर कॉल्ड कदम्बा, गंगा, आदिल शाही एंड यदुकुला अमंग अदर डायनेस्टी नेम्स। तो यानी कि कौन सी ट्रेन ऐसी है जिनमें इन डायनेस्टी के नेम्स के। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, UPSC को कुछ ऐसे ही सवाल पसंद है और वो ऐसा सवाल सीधे सीधे पूछ सकता है। तो कौन सी ऐसी टूरिस्ट ट्रेन है जिसमें कोचेज इन नाम से मिलेंगे आपको, तो वो है द गोल्डन चैरियट। इसको कर्नाटका टूरिज़्म चलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका टैगलाइन है गिव टाइम अ ब्रेक एंड द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी? तो ये है पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। फिर आता है, कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जहाँ पे भी चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो चुका है ये, कुनो नेशनल पार्क। और कौन सा ऐसा शहर है जो सीदी सैयद निजाली के द्वारा और बीबी का मकबरा जो है इनकी जो है इन चीज़ों के लिए फेमस है? तो सीदी सैयद निजाली के लिए फेमस है अहमदाबाद और बीबी का मकबरा के लिए फेमस है औरंगाबाद। बीबी का मकबरा लगभग आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ताजमहल हो। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।